हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। आगे बढ़ते हैं, क्लास नंबर 216 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का नेक्स्ट पार्ट एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन पार्ट 3 हम लोग यहाँ पे डिस्कशन अब चालू करेंगे। देखो, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो इसके जो दो पार्ट है वो अच्छे से देखो, बिकॉज जितने भी कंसेप्ट हमने पहले दो पार्ट में सीखे हैं रिगार्डिंग ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर जो है उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस यहाँ पर डिस्कस अब हम यहाँ पर करेंगे। तो अगर वो दो वीडियोस आप नहीं देख रखे और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपको थोड़ा मुश्किल से समझ में आएगा। देखो, इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं कुछ टर्म्स है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। ये टर्म्स क्लियर होगी तभी आगे जाकर हम लोग जो मेन कंसेप्ट है उन पर बात कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगी आपको। ध्यान से सुनना, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सीखने का और एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप पढ़े इसको। देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दो अलग अलग सोल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो मैं तीन वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे के रेफरेंस में यूज होते हैं। केवल एक सिंगल सोल्यूशन को देखकर आप नहीं बता सकते कि वो हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक है। जब आप दो सोल्यूशंस को कंपेयर करोगे तभी आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो। मैं दो सोल्यूशंस ले रहा हूँ यहाँ पे, एक तरफ है 2% NaCl और दूसरी तरफ भी है 2% NaCl। तो जब ऐसे सोल्यूशंस जिनका कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है सल्यूट का वो सेम रहता है, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। दो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका आपस में सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेम हो उन्हें हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। अब देखो, यहाँ पर अगर बीच में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और आपसे पूछा जाए कि बताओ वाटर का मूवमेंट किस तरफ होगा, तब आप कहोगे कि सर दोनों सोल्यूशंस आइसोटोनिक है एक दूसरे के, सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यानी दोनों का वाटर पोटेंशियल भी सेम है, दोनों ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, तो इनमें आपस में ऑस्मोसिस नहीं हो सकता। समझ में आई चीज? नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं, इसी तरह का एक और एग्जांपल लेता हूं। एक तरफ मैं ले रहा हूं 2% NaCl और एक तरफ मैं ले रहा हूं 5% NaCl। अब यहां पर दो सॉल्यूशंस है जिनके कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। तो अब जो वर्ड सिखा रहा हूं, वर्ड सुनना। पहला वर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या वर्ड है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस वर्ड को सीखो आप। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम या नीचे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली दूसरे के कंपैरिजन में कम हो। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक तीनों वर्ड्स रेफरेंसेस में यूज होते हैं जब कोई और सॉल्यूशन प्रेजेंट हो तब। एक सॉल्यूशन देकर मैं अगर आपसे पूछूं कि देखो ये 30% सॉल्यूशन है, बताओ हाइपोटोनिक है हाइपरटोनिक है, तो आप कहोगे कि इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, उसके हिसाब से फिर इसका आंसर हम दे पाएंगे। 2% NaCl, 5% NaCl, जिसका सल्यूट कम यानी हाइपो है उसको आप कहोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। और जिसका सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, और ज्यादा के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? हाइपर। हाइपर मतलब ज्यादा। तो जिसका सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा उसको आप कहोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वाटर का ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा, तब आप कहोगे कि सर इसमें 2% NaCl वाले में सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा है। तो मेरा तरीका ये होता है बच्चों के लिए हमेशा कि आप बाकी सारे फंडे भूल जाओ, आप बस ये कैलकुलेट करो कि किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका वाटर पोटेंशियल कम है, और हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करवाओ। बाकी सब भूल जाओ, सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन भूल जाओ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भूल जाओ, सब भूल जाओ। केवल किस पे फोकस करो? वाटर पोटेंशियल पे। जिसमें सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल कम है, तो ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगा? 2% NaCl से 5% NaCl की तरफ मूवमेंट होगा वाटर का। यानी आप कह सकते हो कि ऑस्मोसिस हमेशा एक हाइपोटोनिक मीडियम से एक हाइपरटोनिक मीडियम की तरफ जाता है। गलती कहाँ होगी? गलती यहाँ होगी कि स्टूडेंट्स ने क्या याद कर रखा है कि हाइपरटोनिक में वाटर ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है। हाइपरटोनिक में सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाइपोटोनिक में सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। और जिसमें सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका वाटर पोटेंशियल कम होता है, यानी कि हाइपरटोनिक का वाटर पोटेंशियल कम है, इसलिए ऑस्मोसिस हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगा। समझ में आई चीज? तो बस इसी हिसाब से अपने को सारे आंसर्स निकालने। अब इसी चीज को बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ये कैसे रोल प्ले करती है वो सीखता हूँ। मैंने क्या किया, एक फ्लूइड लिया और उस फ्लूइड के अंदर एक ये सेल है। आप इसको ऐसा समझ लो कि ब्लड है और ब्लड के अंदर कोई सेल है, जैसे रेड ब्लड सेल। कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई भी सिस्टम जिसमें कोई फ्लूइड प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट की तरह और उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है। और इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है
उसका सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और जिस फ्लूइड में ये सेल प्रेजेंट है उसका सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या लिया, सेम। इसलिए मैं कह सकता हूं कि साइटोप्लाज्म और ये जो फ्लूइड है वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, आइसोटोनिक। तो जब ये दोनों एक दूसरे के लिए आइसोटोनिक है यानी यहां पर ऑस्मोसिस किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा। अब एनसीईआरटी ने किस तरह से इस लाइन को लिखा है समझना कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन balances osmotic pressure of the cytoplasm, so there is no osmosis। बिल्कुल सही बात है। जो साइटोप्लाज्म का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इट इज अ फंक्शन ऑफ सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। थोड़ी देर पहले मतलब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। आइसोटोनिसिटी यानी जो आइसोटोनिक हाइपोटोनिक वर्ड बनाया वो भी किसके बेस पे बनाया, अपने सल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे। जब दोनों का सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेम है यानी कि जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है साइटोप्लाज्म का उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर है उस मीडियम का यानी उस फ्लूइड का, यानी कि जहां पर किसी भी तरह का वाटर का मूवमेंट या ऑस्मोसिस नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। एक मैंने सेल लिया है और उस सेल को मैंने रखा है एक ऐसे सोल्यूशन में जो सेल के साइटोप्लाज्म के रेफरेंस में हाइपोटोनिक है। सेल के साइटोप्लाज्म के रेफरेंस में हाइपोटोनिक है। अब ध्यान से सुनना, बाहर का सोल्यूशन अगर हाइपोटोनिक है यानी उसका सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रेफरेंस के हिसाब से जो इस सेल का साइटोप्लाज्म है वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक। वर्ड्स कैसे यूज हो रहे हैं, रेफरेंस के हिसाब से। फ्लूइड अगर हाइपोटोनिक है तो सेल अपने आप क्या हो गया, हाइपरटोनिक। और अब सोच के बताओ मूवमेंट कहां से कहां होगा, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। हाइपोटोनिक, सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम। जब सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है बाहर, और वाटर पोटेंशियल सेल के अंदर कैसा है, कम। यानी वाटर कहां से कहां मूव करेगा, फ्लूइड से सेल के अंदर मूवमेंट करेगा। यानी आप जब भी किसी सेल को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो उस सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से उस सेल के अंदर क्या बनेगा, एक जो सेल हो जाएगा टर्जिड हो जाएगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सेल जो है धीरे धीरे इसमें स्वेलिंग आ जाएगी मतलब सेल जो है बड़ा हो जाएगा, और जो वाटर इसके अंदर एंटर हुआ है वो वाटर इसके वॉल के ऊपर अब क्या लगाएगा, प्रेशर, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सेल क्या हो गया, टर्जिड हो चुका है। सिमिलरली सेम सेल को अगर मैं एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालूं तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन सल्यूट ज्यादा मतलब वाटर पोटेंशियल कम, और सेल इसके रेफरेंस में कैसा है, हाइपोटोनिक यानी उसका वाटर पोटेंशियल है ज्यादा। यानी मूवमेंट किस तरफ होगा, तो आप कहोगे कि मूवमेंट होगा सर सेल से बाहर की तरफ, यानी वाटर जो है सेल से निकलकर कहाँ आ जाएगा, बाहर मीडियम में। यानी कि जो सेल है वाटर निकलने की वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ये होता है जब सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर जाता है। और इसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है तो आप ब्लड और आरबीसी को ले सकते हो। यानी कि जो आरबीसीज है, अगर आपका ब्लड का सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर दो अगर आप, ठीक है, तो उसके हिसाब से आरबीसीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये वो क्लियर है। अगर आपका ब्लड हाइपरटोनिक है तो आरबीसीज क्या हो जाएंगे, अभी हमने देखा श्रिंक हो जाएंगे। तो इस पिक्चर में देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आरबीसीज श्रिंक हो गए। आइसोटोनिक मीडियम है तो आरबीसीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाइपोटोनिक है तो आरबीसीज क्या हो गए, स्वेलअप हो गए। समझ में आई चीज। और यहाँ पे एक फिगर में ये भी दिखा रखा है कि आरबीसी इतना ज्यादा स्वेलिंग हो गया कि आरबीसी जो है रप्चर हो गया और कंटेंट बाहर की तरफ निकल गया। समझ में आई। तो ऐसा होता है जब आरबीसी में आप ब्लड का जो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो तब ऐसा होता है। यही रीजन है कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर का जो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ जो है एक रेंज में हमेशा एक नॉर्मल लेवल में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्लाज्मोलाइसिस। ये चीज आपको आराम से समझ में आ जाएगी अगर अभी तक जो हमने डिस्कस किया आपके लिए बहुत क्लियर है। वर्ड है प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का लाइसिस। यानी कि लाइसिस मतलब क्या होता है, बेसिकली टूट जाना, ब्रेकडाउन हो जाना। यानी कि प्रोटोप्लाज्म ब्रेकडाउन होकर बिल्कुल सेल वॉल से अलग ही हो जाना, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ध्यान से सुनना, एक सेल लिया, सेल को मैंने रखा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तो जब सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा तो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सेल के अंदर से वाटर बाहर आने लगेगा। अब सेल के अंदर वाटर बेसिकली होता कहाँ है, अगर आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे कि सर दो ही जगह है, एक है वैक्यूल और एक है उसका साइटोप्लाज्म। मेनली ये दो ही जगह है जहाँ पे वाटर रहता है, वैक्यूल और साइटोप्लाज्म। तो दोनों से जो है वाटर बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। अब ध्यान से देखो, अगर साइटोप्लाज्म में से वाटर की बाहर की तरफ मूव कर जाएगा तो जो पीछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट क्यों थी, क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है
उस फ्लूइड के प्रेशर की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम इंटैक्ट है। अगर उसके अंदर से वाटर बाहर निकलने लगेगा तो वो जो प्रेशर था वो हट गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, श्रिंक। तो इस पिक्चर में देखो आप, इस पिक्चर के अंदर सेल वॉल जो है सेल की, ये सेल वॉल तो बिल्कुल पहले की जैसी इंटैक्ट है, लेकिन जो ये जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल वॉल से अलग हो गई। ये क्या हो गई, सेल वॉल से बिल्कुल अलग होकर अंदर की तरफ श्रिंक हो गया। पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म जो है सेपरेट हो गया सेल वॉल में, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा आपको स्पेस दिख रही है। तो ये सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया तो वाटर सेल से बाहर निकल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि वाटर पहले साइटोप्लाज्म में से बाहर निकलेगा, उसके बाद वैक्यूल में से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से प्रोटोप्लास्ट श्रिंक होकर वॉल से बिल्कुल ही सेपरेट हो गया। ये एनसीईआरटी का फिगर, जो एनसीईआरटी ने एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल का फिगर हमको शो कर रखा है कि किस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी पूरा प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है। दिख रहा होगा आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरीके से श्रिंक हो गई, जिसकी वजह से वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आपको ये स्पेस दिख रहा है। अब सवाल ये आता है कि सर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस क्रिएट हो गई, उस स्पेस के अंदर अब क्या है, उस स्पेस के अंदर अब क्या होगा। ध्यान से सुनना, सेल वॉल कंप्लीटली परमिएबल है, सेल वॉल कंप्लीटली परमिएबल है। तो अब इस स्पेस के अंदर क्या है, वो डिपेंड करता है कि वो सेल किस मीडियम में है। अभी सेल किस मीडियम में डाल रखा है हमने, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर। तो ये जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन आराम से सेल वॉल से अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, यानी ये जो स्पेस है ये स्पेस भर जाएगी किससे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन से। यानी बेसिकली अब आप ये समझ लो कि जो सारा सिस्टम था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस हो कहाँ रहा है, क्या ऑस्मोसिस सेल वॉल में हो रहा है, नहीं, ऑस्मोसिस हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकल रहा है। यानी जो एक्सटर्नल सिस्टम है आपका, पूरा जो सोल्यूशन है वो बेसिकली सोल्यूशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही हो गया ना। अब तो एक तरह से समझ में आई चीज। तो उस स्पेस के अंदर एक्चुअल में वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन ही है। तो क्या प्लाज्मोलाइसिस रिवर्सिबल है? अब सेल की ऐसी कंडीशन हो गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरीके से श्रिंक होकर बीच में आ गई, तो क्या इस चीज को रिवर्सिबल हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। और ये कैसा करेंगे? ये ऐसा करेंगे कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि वाटर जो है सेल के अंदर आए। और ये कैसे कर सकते हो? तो आप सीधा सीधा उस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अब रख दो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर। जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखेंगे तो अब वाटर क्या है, सेल के अंदर डिफ्यूज करने लगेगा। अब जैसे जैसे वाटर सेल के अंदर आएगा तो आएगा किसमें, बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर धीरे धीरे वापस फ्लूइड बढ़ने लगेगा। तो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वापस प्रेशर लगने लगेगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी की सारी वापस कैसे हो गई, एकदम पहले जैसी शेप में आ गई। समझ में आई चीज। अब ये साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को धीरे धीरे इसने क्या किया, पहले तो नॉर्मल लेवल पे लेके आया। अब कुछ टाइम बाद में जब वाटर और ज्यादा अंदर एंटर करेगा तो ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर इतना एंटर हुआ, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीधा सीधा फोर्स किस पे लगाएगा, सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाता है जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। वर्ड कहाँ से बना? वर्ड बना सेल की टर्जिडिटी से। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सेल के अंदर जब वाटर आता है तो सेल क्या हो जाता है, वापस बड़ा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं टर्जिड हो गया सेल। तो उस टर्जिड सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर है, वो वाटर अब प्रेशर लगा रहा है सेल वॉल के ऊपर, जिस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और इसी टर्गर प्रेशर की वजह से, अब जैसे ये फिगर है, देखो आप यहाँ पे एक टर्जिड सेल का हमने फिगर देखा रखा है, और टर्जिड सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली इस वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाती है जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। अब सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल की बहुत रिजिड होती है, तो वो सेल वॉल ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो ये सेल रप्चर नहीं हो सकता। और यही फायदा है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। डिफरेंस है कि प्लांट सेल जो इतना इजीली रप्चर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर अगर वाटर आ भी रहा है, तो सेल वॉल इतनी रिजिड है कि उसको रप्चर होने से बचा रही है। जबकि एनिमल सेल में थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आरबीसीज जब टर्जिड होने लगते हैं और वाटर अभी भी अंदर मूव कर रहा है तो वो आराम से ब्रेक डाउन हो सकता है, आरबीसीज का हीमोलाइसिस हो जाता है, प्लांट सेल का इतना इजीली नहीं होगा। अब टर्गर प्रेशर धीरे धीरे सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाती है और यही रीजन है सेल के एनलार्जमेंट का और सेल के ग्रोथ का। तो जो सेल का एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करेंगे फ्लैसिड सेल के बारे में। अब ये जो मैं सिखा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आई चैलेंज यू, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फ्लैसिड सेल का जो कंसेप्ट है वो गलत याद कर रखा है या गलत समझ रखा है, जिसकी वजह से वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस गलत करके आते हैं।
फ्लैसिड सेल का मीनिंग देखना ध्यान से। फ्लैसिड का बेसिकली मीनिंग होता है लूज। बेसिक का मीनिंग क्या होता है? लूज। अब देखो कैसा है, एक सेल है, उस सेल का प्लाज्म साइटोप्लाज्म यानी कि उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहा है जिसे आप टर्गर प्रेशर कह रहे हो, और उसकी वजह से सेल क्या हो गया? टर्जिड। एक ऐसा सेल जिसका साइटोप्लाज्म अपने वॉल पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लगाता, मतलब उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम लूज तरीके से है, वहां पे वो किसी भी तरह का ना तो प्रेशर लगा रहा है सेल वॉल पे और ना ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो रही है अंदर की तरफ। एक तो तीन कंडीशन, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई यानी प्लाज्मोलाइसिस, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहा है यानी टर्जिड सेल, और एक नॉर्मल आराम से बैठा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाजू में आराम से बैठी हुई सेल वॉल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल वॉल पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं और ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीछे कर रही है। तो इस तरह के सेल को हम कहते हैं फ्लैसिड सेल, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल एक आराम से सेल वॉल के साथ में एग्जिस्ट कर रही है। और ऐसा कब होगा? जब आप सेल को रखोगे आइसोटोनिक सोल्यूशन में, तभी होगा ना। हाइपोटोनिक में रखते हो तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, हाइपोटोनिक में रखते हो तो सेल के अंदर वाटर एंटर करता है और सेल वॉल के ऊपर प्रेशर रखने लगता है, पर फ्लैसिड सेल में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लगता। तो ऐसा तब होता है जब सेल को आप आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखोगे। अब जब ये आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर है तो अब जब आपसे पूछा जाएगा कि आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर बताओ वाटर का मूवमेंट किस तरफ होगा, तब आप कहोगे कि सर कोई नेट मूवमेंट नहीं होता, यानी आप ये कह सकते हो कि जितना वाटर बाहर जा रहा है उतना ही वाटर अंदर आ रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि नेट मूवमेंट कितना है? 0। इसलिए एनसीईआरटी का ये फिगर है जिसमें उन्होंने क्लियर दिखा रखा है, एरो देखो अच्छे से, वाटर के मूवमेंट का अंदर भी जा रहा है और बाहर भी जा रहा है, ये होता है फ्लैसिड सेल। सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया तो नेट फ्लो वाटर का किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, ना तो अंदर की तरफ ना ही बाहर की तरफ, और ऐसे सेल्स को हम कहते हैं फ्लैसिड सेल्स। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के पे टाइटली प्लेस्ड नहीं है, बिल्कुल फ्लैसिड तरीके से उसके साथ में अरेंज्ड है। अब सवाल यह है कि उस फ्लैसिड सेल के अंदर जो साई पी है वो कितना होगा? एक फ्लैसिड सेल के अंदर साई पी कितना होता है? तो आप खुद सोचो कितना होगा। अब बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप खुद कह रहे हो कि सर प्रेशर किसी भी तरीके का नहीं लग रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ से, तो जब किसी भी तरह का प्रेशर वहां पर नहीं है तो प्रेशर पोटेंशियल कितना होगा? 0। प्रेशर पोटेंशियल कितना होगा? 0। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रखा है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कब? जब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से मालूम हो। फिर एनसीईआरटी ने एक और सवाल पूछा कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स के अलावा जिनके पास सेल वॉल होती है? तो हमें अच्छे से हमने पता है। आप किंगडम्स की बात कर लो, मोनेरा किंगडम, तो सारे बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है। उसके बाद में आप बात कर लो प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा के अंदर डायटम्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स है जिनके पास में सेल वॉल है। फिर फंगाई, तो फंगाई में सबके पास सेल वॉल है, काइटिन की बनी है। प्लांट्स ऑलरेडी उन्होंने बता ही दिया, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो प्लांट्स के अलावा बैक्टीरिया, फंगाई और कुछ प्रोटिस्ट जैसे डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, इनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये था प्लाज्मोलाइसिस का कंसेप्ट, टर्जिड सेल का कंसेप्ट और एक फ्लैसिड सेल का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है इम्बाइबेशन। क्या है? इम्बाइबेशन। अब एक सिंपल सा एक इंग्लिश वर्ड है इम्बाइब। इम्बाइब मीन्स टू एब्जॉर्ब। इम्बाइब मीन्स टू एब्जॉर्ब, मतलब आई एम इम्बाइबिंग पॉजिटिव वैल्यूज फ्रॉम समवन, मतलब मैं आपसे पॉजिटिव वैल्यूज इम्बाइब कर रहा हूँ, यानी आपके अंदर जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं मैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। दिस इज इम्बाइबेशन। अब सिंपल सा मतलब अगर आपको इंग्लिश वर्ड समझ में आ गया है तो आप कह सकते हो कि सर जब कोई भी सॉलिड वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसको आप कहते हो इम्बाइबेशन। अभी स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसमें जो है सॉलिड जो है वो उसके अंदर डिफ्यूजन हो रहा है। हमने लास्ट वीडियो यानी जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने देखा था कि डिफ्यूजन इनसाइड सॉलिड्स इज मोर एज कंपेयर टू डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स। समझ में आ रही चीज? यानी सॉलिड्स का डिफ्यूजन मुश्किल है बट सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन ज्यादा होता है। अगर कोई सॉलिड वाटर को एब्जॉर्ब करे, इम्बाइब करे, तो उसे हम कहते हैं इम्बाइबेशन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वुड और सीड। बहुत प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊं तो आप लोग नोट करना है ये चीज़, जब मॉनसून सीजन रहता है ना, अच्छा खासा बारिश का सीजन रहता है, तब आपके घर के दरवाजे थोड़े मुश्किल से बंद होते हैं और खुलते हैं। नॉर्मली दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है, बट लकड़ी के दरवाज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, मेटल की बात नहीं कर रहा। जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो थोड़ा मुश्किल से खुलते हैं और बंद होते हैं। रीज़न कि उस मॉइस्चर को वो जो वुड है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उसका साइज़ बढ़ गया। अब उसका साइज़ थोड़ा सा भी अगर बढ़ता है तो वो उसमें जो फ्रेम है उसका उसमें आराम से फिट नहीं हो पाता, इसलिए आपको उसको मार मार के उसको बंद करना पड़ता है। ये बहुत जगह आपने देखा होगा ऐसा। तो दैट इज इम्बाइबेशन।
ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने है, किसी ड्राई वुड को लेना, पानी के अंदर डालना, तो वो उसको एब्जॉर्ब करने लगेगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो बहुत सीधी सी बात है, वो वुड जो है ड्राई है। वुड क्या रहता है? ड्राई है। तो ड्राई है तो उसके अंदर वाटर पोटेंशियल जो है वो कम है। उसको आपने लिक्विड में डाला, उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो वाटर जो है एब्सॉर्ब होने लगेगा। सीड्स का एग्जांपल की बात कर लूँ, सीड्स के अंदर इम्बाइबेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इम्बाइबेशन नहीं होता तो सीड्स का जर्मिनेशन नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है, देखो सीड्स में एक सीड भी बेसिकली क्यों इम्बाइबेशन शो कर रहा है? क्योंकि सीड्स के अंदर चाहे वाटर है पर इतना ज़्यादा वाटर नहीं होता, उसका वाटर पोटेंशियल काफ़ी कम होता है, तो वो बहुत इजीली वाटर जो है उसको इम्बाइब कर लेता है। जब वो उस वाटर को इम्बाइब करेगा तो वो स्वेल हो जाएगा। आपने भी किया होगा ऐसा। नॉर्मल सीड्स लो, उनको आप लोग कई बार ऐसा करते हो ना, घर के अंदर जो आप लोग जो कहते हैं ना भुने जो चने होते हैं, उन चनों को आप लोग पानी के अंदर डाल के रखते हो ताकि अब वो जर्मिनेट हो जाए, फिर आप उसको एक अच्छे प्रोटीन सोर्स की तरह कंज्यूम करते हो उसको, तो आप उसको देखना उस सीड में स्वेलिंग हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इम्बाइबेशन ऑफ वाटर। अब जब उस सीड के अंदर स्वेलिंग होगी तो अंदर वाटर का प्रेशर बढ़ेगा। जब वाटर का अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो उस बढ़ते प्रेशर की वजह से जो उसके अंदर जो सीडलिंग है वो उस प्रेशर से फूटकर बाहर की तरफ निकलती है। तो जो सीडलिंग उसके अंदर उस प्रेशर की वजह से जो बाहर निकली, यानी जो जर्मिनेशन हुआ सीड का, दैट इज बिकॉज ऑफ इम्बाइबेशन ऑफ वाटर। और हम लोग बेसिकली जब जर्मिनेट सॉइल के अंदर करते हैं तो सॉइल तो कैसा रहता है? हार्ड रहता है। तो उस हार्ड सॉइल को चीर कर बाहर निकलना, दैट इज बिकॉज ऑफ इम्बाइबेशन ऑफ वाटर बाय सीड्स। प्री हिस्टोरिक मैन की अगर हम बात करें, आदि एंशिएंट ह्यूमंस की बात करें, तो एंशिएंट ह्यूमंस को ये पता था कि जो वुड होती है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है, इम्बाइबेशन शो करती है। तो उसने इस प्रॉपर्टी को यूज करके चट्टानों को तोड़ना चालू किया। कैसे करते थे? बहुत सिंपल सा तरीका उन्होंने अपना रखा था। वो चट्टानों में कुछ इस तरह से छेद कर देते थे, ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे शो कर रखा है, इस तरह से चट्टानों में क्या कर दिए? छेद। अब इस छेद की साइज की जो वुड लिया, लकड़ी लिया और उसको उसके अंदर फिट कर दिया ठोक ठोक के। अब क्या क्या उसके ऊपर वो लोग पानी डालते थे, तो वुड जो है वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो वुड में धीरे धीरे क्या आएगी? स्वेलिंग। प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब बहुत सारी वुड मैंने अंदर फंसा रखी है तो उनका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं उन पत्थरों में, और धीरे धीरे जब उनमें क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं तो अपने आप जो है वो जो पत्थर है वो फट जाते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉलेज जो प्री हिस्टोरिक मैन ने इसको यूज़ किया था। रिक्वायरमेंट्स यानी इम्बाइबेशन करने के लिए किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बिल्कुल सही बात है। वाटर का डिफ्यूजन करोगे तो डिफ्यूजन तो तभी होगा जब वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो ड्राई सीड है, ड्राई वुड है, वाटर पोटेंशियल कम है, लिक्विड का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आराम से जो हो गया क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया वाटर का सॉलिड सरफेस पे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी एन एफिनिटी बिटवीन एन एब्जॉर्बेंट एंड दी लिक्विड, यानी उस वुड और जो वाटर है उसके बीच में एक एफिनिटी है। उसी एफिनिटी की वजह से वाटर जो है इम्बाइब हो रहा है। नहीं तो आप मेटल को देख लो, मेटल होता है, मेटल को आप कितना ही पानी में रखोगे तो वो वाटर को इम्बाइब नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेटल एफिनिटी नहीं रखता उसके लिए। समझ में आई चीज? तो इम्बाइबेशन तभी होगा जब एफिनिटी होगी, विदाउट एफिनिटी इम्बाइबेशन नहीं होता। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। ये सब कंसेप्ट जो हम लोगों ने आज सीखे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, अच्छे से पढ़ें। अब जाकर आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन है वो सारे आप अटेम्प्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।